हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ब्रांच के अंदर वापस कनिष्ठ अनुदेशक की जो है भर्ती आई है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने आपको बताया कि एक वैकेंसी कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर पहले आ चुकी है और सेकंड अब यहाँ पे वापस जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसके अंदर आपकी 217 पदों पे वैकेंसी फिर से आई है। यानी कि आपकी लगभग 400 समथिंग पदों पे आपकी टोटल जो वैकेंसी कनिष्ठ अनुदेशक के अंदर है। अब इसके रिगार्डिंग अपनी बात कर लेते हैं। ये कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की ये वैकेंसी है और इसके अंदर आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 181 पदों पे है और अनुसूचित क्षेत्र में 36 है। टोटल आपकी 217 पदों पे ये वैकेंसी आई है। आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। यानी कि जब भी आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो दोनों पदों के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। मैं आपको दोनों वैकेंसी के रिगार्डिंग बता दें। देखिए, यहाँ पे जो पहले रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया था उसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है 202 पदों पे ये वैकेंसी है और ये है कंप्यूटर प्रयोगशाला और सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। और गैर अनुसूचित में 164 पदों पे है और अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 38 है। जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 5/3/2024 को, उस टाइम ये जो पोस्ट थी वो है आपकी टोटल 202 पदों पे वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर। वहीं पर वापस आज जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके अंदर आपने देखा होगा टोटल आपकी यहाँ पे है वैकेंसी 217 पदों पे। यानी कि 202 प्लस 217 लगभग आपकी 400 प्लस पदों पे आपकी ये वैकेंसी है। तो इसके अंदर आप क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करना होगा। एक चीज तो ये, यानी कि दोनों वैकेंसीज के लिए आपको आवेदन अलग अलग करना होगा। लेकिन आपकी फीस जो है वो वन टाइम ओटीआर के थ्रू, यानी कि जो स्टूडेंट जनरल से हैं उनकी 600 रुपये एक बार लगेगी और जो स्टूडेंट यहाँ पे अदर कैटेगरी से है उनकी 400 रुपये फीस है। तो आपको ओटीआर करने के बाद में आप फॉर्म चाहे कितने भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी फीस जो है वो एक बार ही आपको सबमिट करवानी होगी। सेकंड चीज आपको यहाँ पे इन्होंने क्लियरफाई किया है कि कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियम अनुसार 50% जो पद है वो एनटीसी और एनएसी धारा के लिए 50% पद डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस फील्ड में अगर उन स्टूडेंट का डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उनके लिए यहाँ पे 50% जो पद है वो आरक्षित है। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना है। यहाँ पे आप जब भी आवेदन करो तो अपनी डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा एनटीसी एनएसी योग्यता एंड दोनों योग्यता होने पर उसका विकल्प आपको भरना है। यानी कि किसी स्टूडेंट के पास अगर दोनों प्रकार की योग्यता है तो वो अपना विकल्प जो है आवश्यक रूप से जरूर भरे। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक ऑनलाइन आवेदन में भरे, बाद में इसमें संशोधन का आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें जो 50% जो आपको आरक्षण दिया गया है, या फिर जिन स्टूडेंट के पास में यहाँ पे एनटीसी एनएसी प्लस में उनके पास डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा है, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अपना आवेदन करते टाइम ये दोनों योग्यता आपको वहाँ पे फिल करनी है, अन्यथा आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो यहाँ पे जो टोटल पद पे वैकेंसी है 217, उसके रिगार्डिंग अपने इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की अगर अपनी बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पद कोड संख्या 16 पद के लिए शैक्षणिक टेक्निकी और उसी प्रकार से आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। तो शैक्षणिक योग्यता में आपके पास सेम उसी प्रकार से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल शिक्षा की बात करते हैं तो आपके पास टेक्निकल शिक्षा में सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, डिग्री के अलावा आपके पास क्या हो सकता है, डिग्री के अलावा कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पीजीडीसीए कोर्स हो सकता है या फिर ए लेवल का कोई कोर्स हो सकता है। यानी कि आपके पास यहाँ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आपके पास कोई ग्रेजुएशन या फिर बी लेवल का, किसके थ्रू, NIELIT बी लेवल का आपके पास जो है कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का।
प्लस में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है जो है कंप्यूटर विज्ञान में सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। तो जो कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, वो अपना एक्सपीरियंस या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो फॉर्म फिल करते टाइम अच्छे से फिल करें। अब यहाँ पे देखें कि जो आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, कंप्यूटर विज्ञान के अंदर 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट से, परंतु उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक, यानी कि उसी ब्रांच में आपके पास कंप्यूटर ब्रांच के अंदर डीजीटी से आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, और इसी ब्रांच के अंदर आपके पास जो है राष्ट्रीय विषय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब अनिवार्य योग्यता इन्होंने क्या बताई है, अनिवार्य योग्यता आप देख सकते हैं, आपके पास राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार का ट्रेड से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर साइंस ट्रेड है आपकी, या फिर आईटी सेक्टर जो ट्रेड है, तो उसमें आपके पास राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और लास्ट जो एक्सपीरियंस के बारे में है वो आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस इसमें सेम है, उसी प्रकार से एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे मांगा गया है। और एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे, अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर स्नातक या फिर बी लेवल का कोई कोर्स है, तो उसमें आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस में आपके पास ए लेवल का या पीजीडीसीए कोर्स आपके पास है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस में अगर आपके पास राष्ट्रीय शिक्षा प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र है, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस आपको किस प्रकार का यहाँ पे लेके आना है, एक्सपीरियंस जो है आपका इस प्रकार का होना चाहिए, किसी टेक्निकल पद पे या किसी उद्योग में या फिर किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट संस्थान है लेकिन उसको मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ से आपके पास कोई अध्यापन का यानी शिक्षण का आपके पास हो सकता है, या टेक्निकल पद पे अगर आपने किसी उद्योग में वर्क किया है या किसी सरकारी विभाग में किया है, तो आपका उसके रिलेटेड जो है ट्रेड से संबंधित आपके पास यहाँ पे योग्यता, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस एक्सपीरियंस के टाइम आपको वेतन मिला होना चाहिए। इस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। इन्होंने इंग्लिश में भी इस सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी को नहीं समझ पा रहे हैं वो इंग्लिश में आसानी से समझ जाए। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी अंडर ओल्ड स्कीम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, प्लस में सेकेंडरी अंडर 10+2 स्कीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे BVOC या फिर डिग्री किस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस आईटी एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी फ्रॉम कहाँ से, AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए किस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, आईटी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे प्लस में क्या है कि आपके पास NIELIT बी लेवल का आपके पास ट्रेड से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र या कोर्स होना चाहिए। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, प्लस में ये चीज़ हो सकती है, बैचलर हो सकता है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर आईटी में, या फिर PGDCA फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और NIELIT ए लेवल का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। 3 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, एनी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस। नेक्स्ट 3 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, आईटी अवॉर्डेड बाय UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। या फिर आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है उसके अंदर डिप्लोमा फ्रॉम DGT, वोकेशनल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या फिर इन्होंने जो कोपा ट्रेड है उसके अंदर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ कोपा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दे रखा है, रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ वेरिएंट अंडर DGT। और एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में डिग्री है या आईटी में है तो आपके पास 1 ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके पास 1 ईयर का, और बैचलर कंप्यूटर साइंस में
कंप्यूटर एप्लीकेशंस आईटी पीजीडीसीए फ्रॉम इस प्रकार का है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसी प्रकार से 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आपके पास 2 साल का, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे कोपा के अंदर तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगाएगा। सेकंड चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिलेटेड जो ट्रेड वाले हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस ट्रेड के स्टूडेंट है या आईटी वाले स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करने के जो पात्र होंगे। सेकंड है यहाँ पे इन्होंने CITS के अधीन आरपीएस स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शुल्क प्रमाण पत्र जो होता है उसका 1 ईयर के नियमित जो है CITS के समतुल्य आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से संबंधित है वो ये फॉर्म जरूर फिल कर ले। एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको एक्सपीरियंस जो है इसमें ऐड करना है। और डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट जो 50% का जो उनको पदों का प्रॉफिट मिलने वाला है तो वो अभी से अपने फॉर्म फिल करते टाइम इसको ध्यान से फिल करें। तो फ्रेंड्स अब अपने इसके सिलेबस की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका क्या है। तो यहाँ पे अपने सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ आपका जो सिलेबस है उसी प्रकार से मैक्सिमम जो अंक है वो है 120, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और इसमें राजस्थान से संबंधित 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से संबंधित आपकी ब्रांच से संबंधित 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो 40% आपको न्यूनतम मार्क्स रहेंगे कट ऑफ को पास करने के लिए, इससे कम अंक प्राप्त करने वाला जो स्टूडेंट है वो इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होगा। तो यानी कि आपको 120 का 40% लाना पड़ेगा, यानी कि 48 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इस भर्ती से पहले ही बाहर हो जाओगे। सेकंड है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। विस्तृत सिलेबस की बात करते हैं तो उसी प्रकार से जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट मैंने आपको वैकेंसी बताई है जिसमें 202 पद हैं तो वो फॉर्म भी आप फिल करें और इस फॉर्म को भी फिल करें, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है। टोटल 400 पदों का आपको बेनिफिट हो जाएगा और दोनों के लिए आवेदन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सिलेबस लगभग दोनों में सेम है। अब देखो यहाँ पे राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा की बात करते हैं तो इसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है वो आपको पढ़ने हैं। और राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है, इस प्रकार से जितनी भी राजस्थान के अंदर जो सभ्यताएं हैं इंपॉर्टेंट वो सारी आपको पढ़नी है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो है वो आपको पढ़ने हैं और उनकी उपलब्धियां क्या रही है। राजस्थान में मुगल राजपूत जो संबंध है वो किस प्रकार से रही है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण जितने भी किले हैं, स्मारक है, संरचनाएं हैं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताओं के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, चित्रशैलियां, हस्तशिल्प, राजस्थान की भाषा और साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो राजस्थान में है उनके बारे में, राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में। राजस्थान के अंदर मध्यकालीन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई या फिर रियासतें हैं, ब्रिटिश संधियाँ हैं, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में जो महिलाओं की स्थिति क्या रही थी उसके बारे में, या फिर जिन महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड है आपका राजस्थान का भूगोल, उसमें है राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में, राजस्थान के प्रमुख जो विभाग है भौतिक विभाग, जैसे कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी पठार और पठारी प्रदेश, अपवाह तंत्र की बात करते हैं। और सेकंड है जलवायु, राजस्थान की मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन और वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान के अंदर पर्यावरण और पारिस्थितिक जो मुद्दे हैं, मरुस्थलीकरण से संबंधित कृषि, जलवायु, प्रदेश, प्रमुख फसलें। और ये आपको पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक आपको राजस्थान के भूगोल के मिल जाएंगे, तो आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ के जानी क्योंकि वो करंट बेस्ड होती है। राजस्थान में पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये टॉपिक आपको जरूर करके जाना है, इसको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जितना 40 नंबर का पेपर रहेगा ना उसमें से मानकर चलो 10-11 क्वेश्चंस आपके इस छोटे से टॉपिक से पूछे जाएंगे और फिक्स पैट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें आपका राजस्थान में स्थानीय नागरिक स्वशासन, सेकंड टॉपिक है 74वां संविधान संशोधन विधेयक, राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा
गारंटी अधिनियम। आपको बता देती हूँ कि राजस्थान से संबंधित जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके रिगार्डिंग जो आपके टॉपिक दे रखे हैं राज्यपाल से संबंधित या फिर राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो जल्द ही आपको इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आपको इसी तरीके से ये जो छोटा-सा टॉपिक है आपको तैयार करना है। जैसे कि राज्यपाल टॉपिक है उसमें इतने अनुच्छेद है, यानी 153 से 167 अनुच्छेद है। तो उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से स्टडी करनी है कि जो राज्यपाल का पद है उसका उल्लेख किस आर्टिकल्स में दिया गया है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है या फिर फर्स्ट राज्यपाल कौन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवा जल्द आपको जो है इसकी वीडियो मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लस में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपको बता दूं मैं अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। तो इस तरीके से मैंने खुद ने तैयारी की है, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको नोट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ पे अपने टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका टेक्निकल के अंदर जो पार्ट दे रखा है वो है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। सेम जो टॉपिक है आपका जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी 5 तारीख को, उसके अंदर भी इसी प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने एक एक टॉपिक जो है अलग से बता दिया है। जैसे बूटिंग प्रोसेस क्या है तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है कि बूटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है, रोम में होता है, रेम में होता है। तो इस सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ट्रबल शूटिंग के बारे में, कोपा के अंदर अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ कोपा ट्रेड, कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है इसका कोपा ट्रेड में क्या स्कोप है उसके रिगार्डिंग, कंप्यूटर कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट में बात करते हैं तो उसके जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर उनके बारे में आपको डीप स्टडी करनी है। प्लस में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में और उसके मेन फीचर क्या क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके रिगार्डिंग भी, और इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग सारी सिस्टम आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। फिर है डोस और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स और डोस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइनेक्स और डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस आधारित है, कमांड बेस है या फिर किस प्रकार की है, तो उसके बारे में आपको चीज़ें पढ़ के जानिए। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आती हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर ये नहीं आते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलग चीज़ है और कमांड लाइन इंटरफेस अलग चीज़ है जिसमें अपनी कमांड देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से इसको ब्रीफ स्टडी करके जाना है। और सेकंड है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें जो है प्रैक्टिकली करके आपको देखनी पड़ेगी। आपको इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेटिंग इन कनेक्टेड वर्ड्स के अंदर जिसमें वेब ब्राउजर, इंटरनेट, सर्च इंजन। तो इनके आपको एग्जांपल अच्छे से करके जाने। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, गूगल और गूगल क्रोम में वेब ब्राउजर कौन सा है और सर्च इंजन कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो गूगल क्रोम है वो आपका वेब ब्राउजर है, गूगल है आपका सर्च इंजन। फिर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क वेब डिज़ाइन में। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग, पाइथन और जावा। तो यहाँ पे एक टॉपिक अलग है जो आपका यहाँ पे ऐड किया गया है, वो है पाइथन और जावा लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग। जो फर्स्ट वैकेंसी आई है उसमें ये आपका टॉपिक नहीं है, बाकी सारे टॉपिक हैं। तो आप दोनों के अंदर फॉर्म, तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप दोनों वैकेंसीज के लिए फॉर्म अलग अलग आवेदन जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस ब्रांच में होने वाला है। इसमें सिर्फ आपने नोट किया हुआ कंप्यूटर ब्रांच और आईटी वाले को ही इसमें शामिल किया गया है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं उसमें ऑल ब्रांचेस को इसमें शामिल किया गया था। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं वो इसके लिए आवेदन जरूर करें। प्लस में यहाँ पे आपको कंपटीशन जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ ये है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इतना हाई नहीं रहने वाला जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपने देखा है। और इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं कोशिश करूँगी जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए जो वीडियो है वो हर टॉपिक की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। इस वैकेंसीज को मिस बिल्कुल मत करना। जितने भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जब आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे तो आपके लिए अदर वैकेंसी के लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है ओपन हो जाएगी। तो आपको इस वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है जी जान से, जितना हो सकता है आपको अपना एफर्ट जो है 100% देना है। मैं यही कहूँगी कि आपका इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी पदों पर ये वैकेंसी आपकी
मानकर चलो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कंप्यूटर के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में सबसे ज़्यादा पदों पे वैकेंसी है कंप्यूटर के अंदर। और किसी भी आप ट्रेड में देख लेना, इतने पदों पे वैकेंसी नहीं है। आपकी अच्छे पदों पे वैकेंसी है, सिर्फ ओनली कंप्यूटर वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको मटेरियल, इस वैकेंसी के लिए फ्री मटेरियल आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि जितनी मैंने खुद के लिए तैयारी की है, मैं वही आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। जो बुक्स मैंने खुद ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैं राजस्थान जीके या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से संबंधित आपको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध करवाने की कोशिश